हेलो। तो आज देखेंगे हम आयनिक इक्विलिब्रियम फॉर लैब असिस्टेंट। देखिए ये जो टॉपिक है, ठीक है, वैसे ही तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का है। इसमें क्वेश्चंस किए बिना समझ में नहीं आता है, तो पहले हम थ्योरी का पार्ट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो PYQ लगाएंगे उस समय हम क्वेश्चन से भी समझ लेंगे इसे और अच्छे से, तो इसलिए ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। और केमिकल का और आयनिक का दोनों के जो क्वेश्चन है हम एक साथ करेंगे। इससे पहले मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम इससे पहले करवा दिया है, केमिकल इक्विलिब्रियम प्रीवियस वीडियो, ठीक है, वो उसमें आप देख सकते हैं। अभी हम आयनिक देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके बेस देखेंगे, कोड देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और थ्योरी भी लगाएंगे, तब ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो PYQ वाला टॉपिक ज़रूर देखना है इसका, केमिकल और आयनिक का, उसमें सारे टॉपिक भी कवर्ड होंगे, क्वेश्चंस भी कवर्ड होंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम ये क्या होता है? इक्विलिब्रियम जो इन्वॉल्व आयंस, आयन का जिस इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्वमेंट होता है वह आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। हमने फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम देख लिया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनका कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि वो जो है वाटर के अंदर या एक्वस मीडियम के अंदर वो आयन की फॉर्म में नहीं जाते हैं। तो आयन की फॉर्म में नहीं जाते तो उनका आयनिक इक्विलिब्रियम में कोई भी रोल नहीं है। जैसे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ये क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl वगैरह हो गया, NaCl, तो इसको हम जैसे ही इसमें वाटर ऐड करेंगे, एक्वस मीडियम में डालेंगे, तो ये Na+ और Cl नेगेटिव में 100% डिसोसिएट हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। उधर डिसोसिएशन टर्म यूज लेते थे हम केमिकल में, यहाँ आयोनाइजेशन लेंगे, आयोनाइज लेंगे, क्योंकि यहाँ आयन की फॉर्म में हो रहा है उस कारण से, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है, यानी कि आयोनाइजेशन जो कांस्टेंट होता है, या फिर डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं, वो क्या है होता है 100% होता है, अल्फ़ा 100% होता है। और ये क्या इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब NaCl को अगर वाटर में डालेंगे तो ठीक है, फिर से उसको जो है इन इलेक्ट्रोलाइट्स को दोबारा से, इनके जो एसिड्स हैं उनको दोबारा से, एसिड और बेस को दोबारा से नहीं ला सकते। जैसे NaOH और प्लस HCl है, इसको अगर हम डालेंगे तो क्या बनेगा, ये 100% इसके ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये NaCl बनाएंगे प्लस H2O बनाएंगे, लेकिन अब दोबारा से NaCl से इनको वापस नहीं लाया जा सकता, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फ़ा जो है 100% होता है। नेक्स्ट देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका ही हमारे इसमें काम है। ये क्या पार्शली आयोनाइज हो जाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनका अल्फ़ा 100% नहीं होता, उससे कुछ कम होता है। या फिर फ्रैक्शन में देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है 0 to 1 के अंदर होती है, तो इसकी 1 से कम होती है अल्फ़ा की वैल्यू आयनिक इक्विलिब्रियम में। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो ऑल वीक एसिड सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, ऑल वीक बेस सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे ऑल वीक एसिड कौन से हैं, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, HCCH3COOH एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, H3PO2 हाइपो फॉस्फोरस एसिड, BOH का होल थ्राइस, बोरिक एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं H3BO3। इसी प्रकार से वीक बेस है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CuOH का होल्ट्राइस, ZnOH का होल्ट्राइस, जिंक हाइड्रोक्साइड, FeOH का होल्ट्राइस, AlOH का होल्ट्राइस, ये सारे के सारे क्या वीक बेस है। तो इनका क्या होगा, इनके अंदर क्या होगा, जो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इनका क्या हो सकता है, आयोनाइजेशन हो सकता है, लेकिन इनका 100% नहीं होता है। तो इसी पर हम स्टडी करेंगे, कैसे करेंगे वो देखना। देखो धैर्य बना करके समझने वाली बात है, धैर्य तो रखना पड़ता है। एसिड, अब कुछ थ्योरी है एसिड बेस थ्योरी, मैंने ज़्यादा वो नहीं करा है इसमें, ठीक है। देखो यहीं पर आप एसिड बेस थ्योरी जो सारी सारी समझ जाएंगे। जैसे आर्रेनियस ने दी थी, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने दी थी, और लुईस कॉन्सेप्ट है एक। तो आर्रेनियस ने तो क्या कहा था कि जो एसिड बेस कौन से होते हैं, जो भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है या फिर जो एक्वस मीडियम के अंदर केवल वाटर के अंदर H2 के अंदर H+ देता है,
तो वो तो क्या होगा एसिड, और OH नेगेटिव देता है वो क्या होगा बेस। बस ये आर्हेनियस ने बोला था, तो ये लिमिट कर दिया इसने। तो इसकी लिमिटेशन क्या कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो बिना जिनके पास HOH जो है एटम नहीं है, हाइड्रोजन और OH नहीं है, तो उनको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये एसिड है बेस। तो ये इसकी कमी रही, ठीक है, इसको बताने में फेल रहा, ठीक है। तो ये एसिड बेस थ्योरी आर्हेनियस ने जो दी थी उसके हिसाब से ये है कि वाटर के अंदर, ठीक है, और जो बनते हैं H+ और OH, H+ को क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम भी बोलते हैं। तो इसका जैसे मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं H2N+1 और O+, जैसे कि यहाँ समझने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, देखें जैसे H+ है ना, प्लस H2 के अंदर ये जैसे ऐड करेगा तो क्या बनेगा H3O+, और क्या बन सकता है, और इसमें अगर हम करें तो H5O+, ठीक है। इस प्रकार से ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये सारे के सारे क्या हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। तो इसका अगर कोई दे दे फॉर्मूला, अगर कोई भी दे दे कि हाइड्रोनियम आयन है कि नहीं, जैसे H7O+, ये जो है ये हाइड्रोनियम आयन है या नहीं, तो इसको देखने के लिए ये जो फॉर्मूला है इसमें हमें अगर ये इसके साथ फिट बैठ रहा है तो ये हाइड्रोनियम आयन है। और अगर कोई दे दे H4S3O+, ठीक है, अगर ये दे दे तो ये क्या है, एक मिनट, हाइड्रोक्साइड में क्या होता है ये नेगेटिव होता है। यहाँ मैंने फॉर्मूला यहाँ गलत लिख दिया बस। अगर कोई दे दे H3O नेगेटिव तो ये क्या है हाइड्रोनियम आयन है। इस फॉर्मूले में अगर हम फिट कर दें तो यहाँ पर ये फिल होता है, हाइड्रोक्साइड है। H2N, 2 की जगह हम यहाँ अगर N की जगह 2 लिखेंगे तो 2 जब 4-1 क्या हो गया 3O नेगेटिव, तो ये क्या हाइड्रोक्साइड आयन है। तो ये आर्हेनियस ने दिया था। इसमें क्या है, सीधी सी बात, ये बात याद रखनी है कि एसिड बेस कौन होते हैं, जो एसिड होते हैं वो H+ आयन देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और बेस जो होते हैं वो क्या देते हैं, बेस क्या देते हैं OH। बस ये बोला था आर्हेनियस ने। तो ये इसने लिमिट कर दिया एसिड बेस को। उसके बाद आए ब्रोंस्टेड, लॉरी, इन्होंने क्या किया कि किसी भी मीडियम के अंदर अगर कोई भी जो है H+ आयन दे रहा है, यानी कि प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन को दे रहा है, तो भाई एसिड कहलाएगा। और जो भी प्रोटॉन देगा, जैसे कि ये H है, ये प्रोटॉन दे रहा है, ठीक है, ये H+ दे रहा है प्लस ये नेगेटिव बन रहा है, तो साथ में ये एसिड है, H+ दे रहा है, इस कारण से ये एसिड है। और इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट बना वो इसका क्या होगा कॉन्जुगेट बेस होगा, एसिड होना। और बेस क्या होगा असेप्ट H+, जो H+ असेप्ट करेगा। जैसे कि ए नेगेटिव है ये कोई, इसमें H+ दे रहे हैं, H+ असेप्ट करके ये क्या बन रहा है Ha बन रहा है। तो ये तो क्या है ए नेगेटिव, तो क्या ये बेस है, ठीक है, क्योंकि ये H+ असेप्ट कर रहा है। और Ha क्या है इसका कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन ये किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसके पास H+ जो हाइड्रोजन रखने वाली जो स्पीसीज है वो नहीं है, तो उनको कैसे पता लगाएंगे कि एसिड बेस हैं। यानी जैसे हो गया BCl3 हो गया, या फिर AlCl3 हो गया, AlCl3 हो गया। अब ये एसिड है बेस कैसे पता लगाएं, तो ये यहाँ पर इसने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया एसिड बेस को। तो उसके बाद आया क्या लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस कॉन्सेप्ट क्या था लुईस का, कि एसिड हैव वैकेंट ऑर्बिटल एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले लुईस एसिड होते हैं और डोनेट करने वाले बेस होते हैं। जैसे कि AlCl3 जो है इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, साथ में 3 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए राजी है, तो ये लुईस एसिड हो गया है। और इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, NH3 है, ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 तो इसके साथ बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, और 2 ये, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डोनेट कर सकता है। तो ये लुईस बेस हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये कॉन्सेप्ट है, तीनों थ्योरी है।
और इनकी लिमिटेशन के बाद नई थ्योरी, नए कॉन्सेप्ट आते गए। ठीक, बस ये हमें मेन चीज़ जो है ये याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ क्या है? द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा। अल्फा यानी कि किसी भी चीज़ की डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएट होना। एक जो मॉलिक्यूल है, एक मोल से कितने जो है मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं। ठीक है, ये है डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ डाइल्यूशन। यानी कि जैसे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वह स्टार्टिंग में नहीं टूटेगा, तो कब टूटेगा? उसके अंदर जैसे हम वाटर की अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो वह टूटना स्टार्ट करेगा। तो जितना डाइल्यूशन बढ़ाएंगे उतना ही जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो है डिसोसिएशन इंक्रीज होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा अपने आयंस के अंदर डाइल्यूशन बढ़ाने पर, और तब क्या होगी? डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है? डिक्रीज होगी। तो कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड कर रही है? सॉल्वेंट पर, ना कि सॉल्यूट पर। ठीक है, जैसे कोई भी है, जैसे CH3COOH है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जैसे जैसे वाटर डालते जाएंगे तो CH3COO नेगेटिव और H+ में टूटता जाएगा वाटर डालेंगे। तो उसके कारण से क्या है, इसकी क्या है, CH3COOH की कंसंट्रेशन तो कम होगी, लेकिन इसका जो डिसोसिएशन है ज़्यादा होता जाएगा। यानी कि CH3COO नेगेटिव और H+ में टूटता जाएगा। ठीक है, तो ये ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ का जो फॉर्मूला है वह क्या है? वह ये रहा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट डाइल्यूशन, या फिर अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। क्योंकि अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या अल्फा कम होगा, और कंसंट्रेशन कम होगी तो मतलब डाइल्यूशन बढ़ेगा। देखो, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कंसंट्रेशन कम होगी, और यहाँ कंसंट्रेशन कम होगी तो अल्फा बढ़ेगा। ये तीनों एक दूसरे से इस प्रकार से रिलेटेड हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, D4 डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो क्या होगी? कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा? अल्फा इंक्रीज होगा। ये आपस में इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया, बस समझना है क्या हो रहा है। ठीक है, आगे कैसे क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे हम। डाइल्यूशन का मतलब किसी भी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो सकता है, जैसे कि ये H3PO3 ये हैं, इनके अंदर अगर हम वाटर डालेंगे तो ये क्या अपने उसमें टूटना स्टार्ट कर देंगे। किसमें? आयंस में, कैटायन और एनायन में। जैसे कि हमने ये लिया था एग्जाम्पल CH3COOH लिया था ना, समझो, ध्यान से समझो थोड़ा। इसके अंदर अगर हम वाटर डालेंगे तो CH3COO नेगेटिव और H+ में ये टूटेगा। ठीक है, जितना इसमें वाटर बढ़ाते जाएंगे टूटता जाएगा। क्यों? इसका डिसोसिएशन होता जाएगा। डिसोसिएशन मतलब, या फिर आयोनाइजेशन भी यहाँ पर टर्म यूज ले सकते हैं, ये वह अच्छा रहेगा, आयोनाइजेशन टर्म। तो ये हमने देख लिया, एसिड बेस थ्योरी देख ली। किस किस की? देखिए, आर्सेनियस एसिड, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड और ल्यूइस एसिड। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कौन से क्या एसिड है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप इसको याद रखें बस। देखो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे केवल इस स्लाइड से। ठीक है, अब देखते हैं वीक एसिड क्या होता है। वीक एसिड का जो अल्फा होता है वह क्या होता है? रूट Ka/C। Ka क्या है? यहाँ Ka क्या है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड है। वीक एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका अगर हम देखते हैं, वीक एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये दिया होगा। क्वेश्चंस जब होगा, क्वेश्चंस आएगा तो उसमें ये दिया हुआ होगा कि जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड K इज गिवन, जो भी है वो दिया होता है। तो हमें अल्फा निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? अल्फा यानी कि आयोनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज इक्वल टू रूट Ka/C। ठीक है, और वीक बेस का क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू रूट Kb/C, या फिर Ka इज इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर भी होता है। भैया ये इसी को अगर हम आगे ड्राइव करें, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये C जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर निकल आएगा। ठीक है,
बस ये समझना के क्या है, कांस्टेंट है, किसी भी वीक एसिड या वीक बेस के लिए दिया जाता है कि ये कांस्टेंट है। इसमें सीधी सी बात है, अगर हम कंसंट्रेशन कम करेंगे तो अल्फा बढ़ेगा, ठीक है। ये ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ है ना, उसी पर बेस्ड है ये, ठीक है। जब हम इसमें यहाँ से अल्फ़ा को हटाएंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट क्या आएगा, रूट के एक कांस्टेंट आएगा अपॉन रूट सी है ये। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी हो जाएगा। तो ये क्या है, इससे आया है ये, ठीक है। हम कांस्टेंट हटाएंगे तो हमें अंदर डेरिवेशंस के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि उसके लिए ना तो टाइम है और ना ही हमें यहाँ कुछ पीएचडी वगैरह करनी है इस पर। हमें बस क्वेश्चन होने चाहिए। हाँ, इससे मैं ये गारंटी लेता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप बस धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। सारे के सारे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ज़्यादा इसमें पूंद नहीं है। तो हम ये सीधी बात है, अल्फा 1 अपन अल्फा 2 का रेशो निकालेंगे तो उसमें के तो सेम रहेगा। तो के से मतलब दो अगर हमें एसिड्स दिए जाएं वीक एसिड, उनके हमें अगर रेशो निकालने हो अल्फा 1 अल्फा 2 और उनका जो के जो है कांस्टेंट होता है वो सिमिलर दिया हुआ होता है, तो ये उसका रेशो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट C2 अपॉन C1। अब इसको ड्राइव करने जाए तो ये तो छोटी सी बात है, मतलब इसको जैसे इसमें देखो अल्फा 1 हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं के तो कांस्टेंट तो बन रहेगा C1 अपॉन कर देंगे अल्फा 2 इज इक्वल टू के अपॉन C2। तो देखो इससे तो क्या है, रूट से तो रूट के अंदर तो रहेगा, रूट कैंसिल नहीं होगा, के से के कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 क्या है, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट C2 अपॉन C1 हो जाएगा। तो ये छोटा सा डेरिवेशन, ज़्यादा हम डेरिवेशन वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, देयरफॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसोसिएशन है वह इंक्रीज होगी। एंड और इंक्रीज डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन भी क्या होगा, अगर हम इंक्रीज करते हैं डाइल्यूशन तो सीधी सी बात है कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन किस पर बेस्ड है, कंसंट्रेशन किस पर बेस्ड है, सॉल्वेंट पर। अब सॉल्वेंट पर बेस्ड है तो सीधी सी बात है सॉल्वेंट पर बेस्ड है कंसंट्रेशन, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो है डिसोसिएशन कब इंक्रीज हो रहा है, वह डिक्रीज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कब डिक्रीज होगा, जब हम डाइल्यूशन करेंगे, यानी कि उसमें सॉल्वेंट की मात्रा और बढ़ाएंगे। तो सीधी सी बात है डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन कम। लिमिटेशन क्या है इसकी, दिस इज ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें जो अल्फा डिसोसिएशन जो है, अगर किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन 5% से कम है या फिर 0.05 से कम है, उसके लिए वैलिड है, ठीक है। अल्फ़ा किसके लिए, अल्फ़ा इज़ लेस देन 5%, अगर उसका डिसोसिएशन 5% से कम है और 0.05, ये अल्फ़ा को हम ये परसेंट को इसमें कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में, वही बात है, ठीक है। तो ये उसके लिए वैलिड है डाल्टन्स डाइल्यूशन लॉ, डाल्टन्स डाइल्यूशन लॉ उस पर बेस्ड है। तो इसका मतलब ये कि वह डिसोसिएट नहीं हो रहा है ऑटोमेटिकली अपने आप ही CH3COOH। तो इसमें हम वाटर डालते जाएंगे तो इसकी जो अमाउंट है बढ़ती जाएगी, ठीक है। मेन जो है वो समझने वाली बात ये है, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है। और डिसोसिएशन क्या होता है वो आप समझ ही गए हैं। अब देखो पीएच देख लेते हैं, इसी के अंदर इस स्लाइड के अंदर आपकी पूरी पीएच कंप्लीट हो जाएगी। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H+। अब लॉग की अगर वीडियो देखनी है, लॉग कैसे होता है, तो उसकी एक छोटी सी वीडियो है, कॉन्सेप्चुअल है, तो उसका जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लॉग वैसे होता कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ईजी है, आप समझ जाएंगे इजीली, वो वीडियो देख लेना। अभी बस ये समझो पीएच होता क्या है। पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+। ये सारी टर्म हम केमिकल इक्विलिब्रियम में देख चुके हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H क्या होता है, कैसे होता है, वो वीडियो आप जरूर देखें। पीएच क्या है, माइनस लॉग ऑफ H+ की कंसंट्रेशन। पीओएच क्या है, माइनस लॉग ऑफ OH की कंसंट्रेशन। और pKa क्या है, माइनस लॉग ऑफ Ka। K क्या कांस्टेंट है एसिड का। इसी प्रकार से pKb क्या होगा भाई, माइनस लॉग ऑफ Kb। इसी प्रकार से pKw क्या, ये क्या वाटर का जो है वाटर डिसोसिएशन प्रोडक्ट है, ठीक है, Kb। तो इसका क्या हो, लॉग Kb।
KW, सॉरी के भी नहीं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर पीएच स्केल क्या होता है, 14 तक जाता है, क्योंकि वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है KW की वैल्यू कितनी आती है, 10⁻⁻14 एट रूम टेम्परेचर पर। तो PKW क्या होगा, 14 होगा। और PKW इज इक्वल टू किसके होता है, या फिर ऐसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। PKW क्या होता है, PKW pH प्लस POH होता है, ठीक है। PKW, ये जो भी मैं बता रहा हूँ एक बार उसे बस देख लें धैर्य के साथ, ठीक है। तो एसिड की इधर जाएंगे, ये अगर वैल्यू 14 है पीएच स्केल की रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, मैक्सिमम 14 और मिनिमम 0, तो 0 की साइड जाएंगे, और न्यूट्रल किस पर रहेगा, 7 पर। तो 7 से 0 की साइड जाएंगे तो वह एसिडिक, और 7 से 14 की साइड जाएंगे तो वह बेसिक जो है स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक शॉर्टकट देख लेते हैं। इस शॉर्टकट में क्या होगा कि जैसे H+ की कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 10⁻x, मतलब 10⁻⁻x कुछ भी दे रखी है यहाँ, 10, 1, 2, 3, तो हम उसे डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, pH को जो ये पावर है उसी को प्लस में लिख देंगे, क्योंकि सीधी सी बात है H+ का अगर हम pH बराबर -log लेंगे तो -log तो भैया आएगा ना, ये आगे आ जाएगा, वो हम लॉग समझेंगे ना तो उससे समझ जाएगा। तो आप बस ये शॉर्टकट याद रखो, किसी की भी ये शॉर्टकट से आपका सारा क्लियर हो जाएगा, सारे किसी की भी pH निकाल सकेंगे आप, ठीक है। H+ कंसंट्रेशन दे रखी है, इस फॉर्म में दे रखी है, तो उसकी जो पावर है वही pH हो जाएगी। H+ की कंसंट्रेशन इस फॉर्म में दे रखी है, जैसे 2 × 10⁻⁻5, ये क्या है, कंसंट्रेशन है H+ की। तो इसका जो है pH क्या होगा, ये जो पावर है उसको तो हम आगे लिख देंगे प्लस में ला करके, और जो पीछे की जो ये आगे जो बाई है इसमें ये 2 है, 2 से डिनोट किया है यहाँ बाई को, तो -log2 या -log y, तो ये फॉर्मूला ये इससे अगर आप देखेंगे तो इससे आपका इजीली हो जाएगा, आपको अंदर किसी भी झंझट में नहीं पड़ना है। और अगर pH निकालनी हो, pH दे रखी हो, pH मान लो इंटीजर में ही देगा, जैसे 6, 7 है ना, कुछ भी दे रखी है, तो H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, 10⁻⁻y, ठीक है, ये रहेगा। और अगर डेसिमल में दे रखा है इंटीजर तो वही है, को आपको लॉग देखना पड़ेगा। pH निकालने के लिए क्या होगा, एंटी लॉग होगा, सीधी सी बात है। तो वो लॉग एंटी लॉग मैंने अलग से बता रखा है, आपको बस ये याद रखने 2 और 3, ये तीनों जो है अगर आप ये अच्छे से देख लेंगे ना तो आपको अच्छे से सारे के सारे की pH हो जाएगी। मेन इन 2 से ही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड से। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW होता है, ये क्या होता है, मतलब वाटर जो है H+ और OH नेगेटिव में टूटेगा, तो इनका जो आयनिक प्रोडक्ट है वाटर का, ठीक है, उसे KW बोलते हैं। रूम टेम्परेचर पर KW क्या होता है, 10⁻⁻14 होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KW बढ़ेगा, मतलब 10⁻⁻13, 10⁻⁻12, इस प्रकार से KW बढ़ता जाएगा, क्योंकि पावर जो माइनस में पावर घटेगी तो मतलब वैल्यू बढ़ेगी, ये बेसिक मैथ की बात है, ठीक है। तो KW बढ़ेगा, तो log KW क्या होता है, अगर KW का अगर log निकालें, इसका log करें तो क्या होगा, log H+ और log OH+, इसका हमने log किया तो ये निकल के आया, ठीक है। तो इसको अगर हम माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो -log KW क्या होगा, PKW -log H+ क्या होगा, pH -log OH क्या होगा, pH। तो इसका अगर हम निकालते हैं तो PKW क्या होगा, pH प्लस POH हो जाएगा, जैसे PKW क्या होगा, pH प्लस POH हो जाएगा, उससे हमने ये ड्राइव किया है, ठीक है। तो KW क्या 10⁻⁻14 है एट रूम टेम्परेचर, ये बात याद रखनी है, याद रखने वाली बात है। ये जो स्लाइड्स हैं इनसे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम, आपको ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। PKW 14 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसका लॉग निकालेंगे तो PKW होगा, PKW 14 हो जाएगा, इस कारण से 14 इज इक्वल टू pH प्लस POH। तो बीच में क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, यहाँ 7, इधर क्या होगा 14 तक जाएगा इसकी रेंज, तो ये 7 न्यूट्रलाइजेशन, और ये एसिडिक और ये बेसिक। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन pH, pH पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा,
ठीक है। इफेक्ट डाइल्यूशन ऑन पीएच, डाइल्यूशन करेंगे हम किसी की भी चीज़ का, मतलब सीधी सी बात है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, और वो हमने पहले भी देख लिया था। कंसंट्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट, किसी में भी सॉल्यूट के नंबर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। मतलब हम देखते हैं मोल इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी या कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, या फिर हम जानते हैं कि मोलरिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे ना तब थोड़ा सा उसमें देख लेंगे, जो हमारा काम का है, जो लैब असिस्टेंट के लिए आएगा, डिटेल में नहीं है अलग से। मोल जो है, बस जो मोल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सॉल्यूशन के ही आ रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट, तो M1B1 जो फर्स्ट सॉल्यूट है, पहले जो अवस्था है उसमें M1B1 जो है बेस इक्वल टू रहेगी M2B2। उसमें क्या है हमारा जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होगा। तो पीएच ऑफ मिक्सचर अगर निकालेंगे हम, अगर मान लेते हैं मिक्सचर है HCl का और NaOH और CH3COOH का, ये मिक्सचर है, तो उनके लिए क्या है M मिक्सचर, जो मोलरिटी का जो मिक्सचर निकलेगा ये क्या है M1B1 प्लस M2B2, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स हो गए, टोटल मोल्स अपन टोटल वॉल्यूम हो गया B1B2। तो पीएच ऑफ मिक्सचर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, मोल्स हम निकाल करके पीएच डिटर्मिनेशन ऑफ बीक एसिड की पीएच अगर हम डिटरमाइन करें बीक एसिड के लिए, तो वह क्या होगी, ये जो है पीएच और पीओएच ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए है। ठीक है, मतलब जो बिल्कुल जो है डिसोसिएट हो रहा है, उसकी H+ की कंसंट्रेशन OH+ की कंसंट्रेशन आ रही है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हम अगर बीक एसिड के लिए देखें तो ये फार्मूला होगा pH इज इक्वल टू, ये फार्मूला ही याद रखना है। उसके अंदर डेरिवेशन के अंदर कि कैसे आए ये फार्मूला, उसका कोई भी औचित्य नहीं है, हमें ये याद रखना। pKa क्या है इसका, जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, बीक एसिड। ठीक है, बीक एसिड के लिए है Ka, एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू दी होगी। अगर मान लेते हैं Ka की वैल्यू दे रखी होगी तो हम pKa निकाल सकेंगे ना, क्योंकि pK इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka होगा ना, यही तो होता है। तो इसकी जो कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी हमेशा क्वेश्चंस में, और नहीं दे रखी होगी तो दूसरी इनमें से और जो है टर्म दे रखी होंगी। मान लेते हैं pH दे रखी होगी, कंसंट्रेशन दे रखी होगी, तो ये K की वैल्यू पूछी होगी। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमें याद रखना है किसका, pH डिटर्मिनेशन ऑफ pH फॉर बीक एसिड। बीक एसिड के लिए क्या है, pH इज इक्वल टू 1/2 pKa माइनस log C, pKa माइनस log C। ये किसके लिए है, बीक एसिड के लिए, याद रखना बीक एसिड के लिए है ये। ठीक है, ये फार्मूला। नेक्स्ट है pOH फॉर बीक एसिड, pOH 1/2, और वहाँ Ka की जगह यहाँ K भी आ जाएगा माइनस log C, वो सेम है। ये बीक बेस के लिए। रिलेशन बिटवीन एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस पेयर और बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, उनके लिए क्या रिलेशन क्या है। तो देखो अगर हम देखते हैं कांस्टेंट K एसिड के लिए K है और K भी, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो KW निकल के आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, KW इज इक्वल टू, ये हमें रिलेशन याद रखना, KW ये क्या, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू एसिड कांस्टेंट बीक, एसिड कांस्टेंट फॉर बीक एसिड Ka एंड Kb यहाँ किसका लिया है, ये कॉन्जुगेट बेस का, यानी कि जैसे कि Ha है, ये हमें हमारा टूटेगा किसमें, H+ प्लस A नेगेटिव। तो ये क्या है, Ha क्या है, बीक एसिड है, बीक एसिड है। इसका क्या है, Ka कुछ दिया हुआ होगा क्वेश्चंस के अंदर, और जो ये कॉन्जुगेट बेस है किसका, इसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, इसका जो है Kb दे रखा होगा कुछ भी। तो जब इनका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम आपस में Kb को, तो हमें क्या मिलेगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW मिलेगा। तो ये जो टर्म है, हमें ये जो फॉर्मूला है, ये जो रिलेशन है, ये याद रखना है। ठीक है, ये मैं याद रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसे अगर आप एक दो बार अगर पढ़ लेंगे उसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तो इजीली हो जाएंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका अगर लॉग करते हैं तो लॉग जो है, लॉग अगर हम करें A इंटू बी का लॉग करें तो लॉग A इंटू लॉग B करें तो क्या हो जाएगा, वह ऐड हो जाते हैं, A+ B हो जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है, जो हम लॉग में देख लेंगे वो तो। ठीक है, कैसे होता है,
तो इसका माइनस लॉग निकालेंगे दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका क्या होगा, के का पी के हो जाएगा, और इसका पी के हो और पी के भी हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस का, और पी के डब्ल्यू। ये इस प्रकार से हमारा ये रिलेशन निकल के आया। ये रिलेशन याद रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर हम यही जो प्रक्रिया है हम कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस के साथ दोहराएं तो बस जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये, और वही होगा सेम। के ए कॉन्जुगेट बेस का है यहाँ, और के बी बेस का है, और के डब्ल्यू है, और यहाँ कॉन्जुगेट एसिड का पी के ए है, और बेस का पी के बी है। ये कैसे होगा, जैसे ये कोई कॉन्जुगेट क्या है, एसिड है, ये कॉन्जुगेट क्या है, सॉरी, कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, एक मिनट, जैसे ये कोई ए नेगेटिव है, ये ए नेगेटिव है, ये क्या लेगा, H प्लस ले रहा है, तो ये तो क्या बेस है। ठीक है, H प्लस लेने वाला बेस होता है, और ये क्या बना, ये क्या है, H प्लस लेकर के क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है, तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। बस ये के कॉन्जुगेट एसिड का, ये बेस का, ये जो रिलेशन है वो हमें याद रखना है, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड और बेस का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया ना कि ये कैसे होता है, पीएच पीओएच वगैरह, ये अच्छे से आपको देखना है, देखने के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, मतलब कि कॉमन आयन इफेक्ट अगर बढ़ेगा, मतलब कॉमन आयन्स आ जाएंगे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के आयन्स आ जाएंगे वीक एसिड के साथ, तो सीधी सी बात है स्ट्रॉन्ग एसिड के ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएंगे, क्योंकि जल्दी से आयोनाइज हो जाता है, तो जो डिसोसिएशन जो है वीक एसिड का, अल्फा जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे कॉमन आयन इफेक्ट में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, या फिर वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये होगा कॉमन आयन इफेक्ट में। ये याद रखनी है, ये वाली बात जो मैंने अंडरलाइन की है ना, तो उसमें कॉमन आयन इफेक्ट में ये होगा कि वीक एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड, या वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, अगर वीक एसिड अकेला है तो अल्फा क्या होगा, अंडर के अपॉन सी होगा। वीक एसिड हो या फिर वीक बेस अकेला हो तो उसमें हम अल्फा क्या निकालते हैं, अंडर के वी अपॉन सी वीक बेस के लिए, और वीक एसिड के लिए के अपॉन सी होता है। सिमिलरली फॉर बेस, ये मैंने लिख भी दिया है। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होगा साथ में, तो उसका क्या निकालेंगे हम, अल्फा डैश निकालेंगे। तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, वीक एसिड का जो है के ए कॉन्स्टेंट लेंगे इंटू अपॉन, यहाँ कंसनट्रेशन जो लेंगे यहाँ पर तो H प्लस की कंसनट्रेशन लेंगे ही, वो अकेला वीक एसिड से ही आएगा, लेकिन यहाँ पर जो ये कंसनट्रेशन लेंगे H प्लस की, वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगी, ये बात याद रखनी है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से कंसनट्रेशन आएगी तो कंसनट्रेशन ज़्यादा आएगी H प्लस की। ठीक है, तो H प्लस की कंसनट्रेशन किससे आएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगी, तो क्या होगा, इसका अल्फा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, और जो ओड आयन इफेक्ट है उसमें अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी। वो कैसे इंक्रीज होगी हम डिटेल में देख लेंगे, लेकिन जैसे देखो, CH3COOH ये है, और ये क्या वीक एसिड है, प्लस इसके साथ क्या ले लेंगे हम, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे, HCl ले लेंगे। अब इसमें क्या है, वाटर डालेंगे, तो ये CH3COOH अलग से इसको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कॉमन आयन इफेक्ट को, एक मिनट धैर्य रखो। जैसे देखो, CH3COOH है प्लस HCl है। ठीक है, तो ये किस में टूटेगा, ये तो टूटेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस में, और ये भी किस में टूटेगा, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव में। अब यहाँ पर क्या कॉमन आयन क्या है, H प्लस है, यहाँ H प्लस है, तो H प्लस कॉमन आयन है, तो ये तो पूरा टूट रहा है, तो ये बहुत अमाउंट में टूटेगा। तो अब इसको क्या है, ये तोड़ने नहीं देगा। जो वीक एसिड है इसका H प्लस की कंसनट्रेशन उस सॉल्यूशन के अंदर बढ़ेगी नहीं, सीधी सी बात है। तो CH3COO नेगेटिव जो है प्लस H प्लस की जो कंसनट्रेशन है बहुत कम आएगी, और यहाँ पर हम H प्लस की कंसनट्रेशन किसको डिटरमाइन करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा टूटेगा, ज़्यादा डिसोसिएट होगा, तो H प्लस की कंसनट्रेशन स्ट्रॉन्ग के हिसाब से लेंगे। तो तब हमें अल्फा डैश जो निकालना पड़ेगा जो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण, तो K तो क्या है, ये वीक एसिड का ही होगा,
वीक एसिड का ये होता है कि, ठीक है। और यहाँ कंसंट्रेशन जो लेंगे H प्लस की, वो किसकी लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा आएगी H प्लस की, तो उस कारण से ये जो अल्फा है डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, ओडाइन इफेक्ट में क्या होता है, जैसे CH3COOH ये है, प्लस यहाँ पर क्या NaOH ले लेंगे हम। स्ट्रॉन्ग क्या है, ये बेस है, ये क्या है, वीक एसिड है। तो ये क्या है, CH3COO नेगेटिव और H प्लस, ये क्या Na प्लस और OH नेगेटिव। तो इसमें क्या है, अपोजिट आ गया ना, H प्लस के अपोजिट क्या है, OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव क्या है, H प्लस को और निकालेगा इसमें से और निकालेगा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन किससे आ रही है, इस वीक एसिड से आ रही है, तो उस कारण से इसका अल्फा जो है इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। ठीक है, अब देखते हैं हम बफर सॉल्यूशन। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट कुछ नहीं है, समझ गए ना। कॉमन आयन इफेक्ट का एक ये फॉर्मूला याद रखना, कॉमन आयन इफेक्ट में अल्फा जो है डिक्रीज होता है, और कैसे होता है, K/X, बस ये याद रखना है, बस ये वाला, इसके अलावा कुछ नहीं। बस कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है वो हमने थोड़ा सा देख लिया, और आगे हम क्वेश्चंस करेंगे जब अच्छे से समझ जाएंगे। ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं, हमें हमारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, उसकी गारंटी है बस। बफर सॉल्यूशन दो प्रकार के हैं। सिंपल बफर सॉल्यूशन होता है, जिसमें क्या होता है, वो क्या होता है, साल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस का ही साल्ट होता है, वो सिंपल बफर सॉल्यूशन होता है। एक होता है मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन, वही हम पढ़ेंगे। मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन क्या होता है, एक तो होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एक होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन कब बनेगा, जब वीक एसिड के साथ उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। वीक एसिड है CH3COOH, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, CH3COO नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस है। तो क्या बनेगा, एसिडिक बफर बनेगा। वीक एसिड प्लस इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड CH3COOH और इसका जो साल्ट है, साल्ट क्या होगा, CH3COO Na क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH से Na आएगा, तो ये क्या साल्ट बन गया किसका, वीक एसिड का साल्ट CH3COO। और ये दोनों साथ हैं, वीक एसिड प्लस इसी एसिड का, वीक एसिड का साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो भी एसिडिक बफर होगा, है ना। दूसरा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि CH3COOH प्लस NaOH है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, ये X यहाँ मोल ऑफ वीक एसिड और Y यहाँ मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर नंबर ऑफ मोल्स हैं वो वीक एसिड के ज़्यादा हैं तो एसिडिक बफर हो। ये सारी कंडीशन, सेम कंडीशन किसके लिए फॉलो होंगी, बेसिक बफर के लिए। सेम उसमें क्या है, वीक एसिड की जगह क्या कर देंगे हम, वीक एसिड की जगह वीक बेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ वीक एसिड की जगह वीक बेस कर देंगे, और वही इट्स कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड की जगह यहाँ वीक बेस, इट्स साल्ट विद यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड कर देंगे, बस जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वे हो जाएगी। तो अब एसिडिक बफर के लिए जो pH क्या होगी, PK प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट या कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। तो ये याद रखना है pH, तो ये फार्मूला याद रखना, बफर के लिए pH का फार्मूला ये रहा। ठीक है, और बेसिक बफर के लिए POH का फार्मूला वो बस यहाँ PKA प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड, और यहाँ पर POH PKB प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन या फिर कॉन्जुगेट एसिड की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की एसिड। ये किसके लिए, बफर सॉल्यूशन के लिए pH है। ठीक है, नॉर्मल pH हमने, ये किसके लिए pH है, ये pH किसके लिए, pH ऑफ ये वीक एसिड के लिए pH 1/2 PKA माइनस लॉग, ये वीक एसिड के लिए। बफर के लिए क्या है, ये बफर के लिए pH PK प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन। और किस किस के pH है, और ये एक नॉर्मल pH है। तो pH के फॉर्मूला जो है मैं एक साथ भी लिख दूंगा बाद में, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। बफर कैपेसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड्स या फिर बेस के जो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, वे एडेड पर लीटर में कितने ऐड किए जाते हैं मोल्स, और चेंज इन pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, और कितने मोल जो है एसिड या बेस जो है ऐड किया जाता है और 1 लीटर के अंदर, और जब ऐड करने के बाद उसकी जो pH है, pH के अंदर कितना चेंज आता है, उसका जो रेशो है वो बफर कैपेसिटी है। अगर यह रेशो जो चेंज है, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होगी, जब pH का चेंज 0 होगा, यानी कि pH बदलेगी नहीं, pH का चेंज 0 होगा।
ठीक है। डिस्ट्रक्शन यानी कि पहले pH 1 थी, उसके बाद डालने के बाद pH 1 है तो इसका चेंज 0 आ रहा है, तो ये क्या बफर की कैपेसिटी मैक्सिमम कि भाई बहुत अच्छा बफर है, ये इजीली चेंज नहीं हो रहा। ये 1 लीटर के अंदर हम करते हैं, ये बफर कैपेसिटी होती है, बस ये याद रखना है, ये फार्मूला इसी से सारा हो जाएगा। और यही डेफिनेशन है बफर कैपेसिटी की। बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन लेकिन तो बफर कैपेसिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ buffer solution in which the number of moles of acids and base added per liter and the changes in pH of buffer solution। ठीक है, ये यही इसी से हम डेफिनेशन बना सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखो। डिस्ट्रक्शन ऑफ बफर, बफर को हम कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं या डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। इफ़ pH या pOH ऑफ बफर सॉल्यूशन चेंज बाई मोर देन 1, एक से ज़्यादा अगर चेंज हो गई pH, जैसे pH अगर एक से ज़्यादा चेंज हो गई तब वह बफर सॉल्यूशन डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये कोई एसिडिक बफर जो रेंज है ना, ऐसे बेसिकली होगा जैसे pK-1, मतलब सीधी सी बात डिस्ट्रक्ट कब होगा, एक से अगर चेंज हो जाए, अगर pK-1 हो जाएगी, क्योंकि बफर जो सॉल्यूशन है, बफर की जो pH का फॉर्मूला वह क्या है, वह यह है pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, ये बात याद रखनी है, मन में याद रख लो, है ना। अगर pK माइनस ये जो pK, देखो यहाँ मैं खान लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी देर समझने, ये लिख दिया, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला देखो, है ना। अगर कब डिस्टर्ब हो, मोर देन 1, pH और बफर सॉल्यूशन मोर देन 1, कब चेंज होगी pH, अगर हम pH इज इक्वल टू pKa, इसमें या तो एक जुड़ जाए pK प्लस 1 हो जाए या फिर pK माइनस 1 हो जाए, तो ये कब होगा, इसकी जो कंसंट्रेशन है लॉग ऑफ साल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन ये चेंज होगी। तो देखो pK-1 तक और pK+1 तक ये रेंज है, ठीक है। और मैक्सिमम बफर क्या होगा, जब जो pH की वैल्यू pK के बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर है pK पर, तो अब देखो pK-1 देखेंगे तो -1 यहाँ लिखने के लिए तो क्या करेंगे, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू अगर -1 आ जाए तो -1 कब आएगी, -1 आएगी log 1/10 होगा, तो log 1/10 होगा तो -1 आएगी। तो इसका मतलब है साल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1/10 हो जाए। 1/10 क्या है, कंसंट्रेशन हो जाए साल्ट अपॉन एसिड, यानी कि साल्ट की कंसंट्रेशन 1 है और एसिड की 10 है कंसंट्रेशन, तब क्या है लॉग साल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन की वैल्यू -1 आएगी, तब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं pK-1। दूसरा अगर pK+1 क्या होगा, जब लॉग की वैल्यू जो है, लॉग साल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन वैल्यू है 1 कब होगी, जब लॉग की वैल्यू क्या होगी, 10 लिख देंगे। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, मतलब कि साल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 हो जाए, यानी कि साल्ट की कंसंट्रेशन तो 10 ले लें और एसिड की कंसंट्रेशन 1 ले लें, तब लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग इस पूरे की वैल्यू 1 कब आएगी, जब इसकी हम कंसंट्रेशन साल्ट की 10 इसकी 1 ले लें, तब ये 1 आ जाएगा ना, तब यहाँ pK प्लस हो जाएगा। ये मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो ये कंसंट्रेशन है इस वैल्यू के बाद जो है सॉल्यूशन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये रेंज है pK-1 से pK+1 तक, pK-1 तो लॉग साल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन -1 आ जाती है, इसमें लॉग साल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन +1 आ जाती है। ये जो है बफर सॉल्यूशन के pH का फॉर्मूला है pK प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड। ये सेम बेसिक के लिए भी होगा, बेसिक बफर के लिए यहाँ POH हो जाएगा, यहाँ pK भी हो जाएगा, सेम होगा। लॉग 1/10 अगर आती है तो -1, तो यहाँ कंसंट्रेशन 1/10 की रेशो में साल्ट अपॉन एसिड की, और यहाँ कंसंट्रेशन 10/1 की साल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। साल्ट का हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनका हाइड्रोलाइसिस होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जैसे वाटर प्लस साल्ट है, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो उसका हाइड्रोलाइसिस तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो एसिड जैसे कि NaCl है, इसमें अगर हम वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। इसमें NaOH थोड़ी बन जाएगा, एसिड और बेस नहीं बनेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा Na+Cl में। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे,
जो वीक एसिड या वीक बेस होंगे वो क्या है, उनके जो साल्ट होंगे वो उनके अंदर अगर हम वाटर डालते हैं तो एसिड और बेस में टूटेगा। प्लस ये हमें ये एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर के ये प्रोसेस होता है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट देखते हैं। KH क्या है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है। जैसे Ka था, Kb था, ये क्या थे, एसिड कांस्टेंट, वीक एसिड कांस्टेंट, वीक बेस कांस्टेंट थे ना। ऐसे KH क्या है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है, ये याद रखना। ये कब आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर साल्ट हाइड्रोलाइसिस के लिए। और H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। जैसे मतलब अल्फा था ना, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन, यानी कि जैसे कि CH3 COOH, ये जो है ये किस में डिसोसिएट हो रहा है, कितना डिसोसिएट हो रहा है, वह क्या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर अल्फा बोलते हैं उसको, ठीक है। ऐसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस मतलब कितना हाइड्रोलाइसिस हो रहा है किसी भी साल्ट का। जैसे कोई साल्ट दे दिया CH3 COO और COO, यहाँ पर वीक NH4 ले लेते हैं, ठीक है। ये है, तो इसमें क्या है, वीक एसिड और वीक बेस हैं, तो इनकी कितने परसेंट ये हाइड्रोलाइसिस हो रहे हैं, H2 से कितने अमाउंट में हाइड्रोलाइसिस हो रहे हैं, तो उस वो क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। और ये किस में डिफाइन की जाती है, फ्रैक्शंस के अंदर, ठीक है। फ्रैक्शन के अंदर ही जो है लाइसिस जो है, डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन या फिर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग हाइड्रोलाइसिस फ्रॉम 1 मोल्स। 1 मोल से कितना हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, उस टर्म में हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। H क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है 0 से 1 तक के बीच की होती है। और ठीक है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, अगर हम साल्ट लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का अगर साल्ट लेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सीधी सी बात है, ये बात याद रखनी है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है ना तो उसकी pH 7 से कम है, इस सॉल्यूशन की pH 7 से कम होगी। अब ये क्या है, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा इसमें। कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब इसके अंदर जो कैटायन होगा वह OH नेगेटिव को ले लेगा और यहाँ सॉल्यूशन के अंदर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तभी तो क्या है, एसिडिक pH होगी, उसकी pH 7 से कम होगी, ठीक है। कैसे, वो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, देखो कैसे कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस और दूसरा क्या होता है, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। पहले ये देख लेते हैं, एक बार थ्योरी सी देख लेते हैं। ये क्या है, हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, ये क्या होती है, KH/C। जैसे अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, √KA/C होता है ना। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो अल्फा कम होगा ऐसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जो डिसोसिएशन क्या है, कंसंट्रेशन कब होगी तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ठीक, KH ये उसी की तरह है। और जैसे KB + CH C KB क्या होता था, C² होता था, इसी प्रकार से KB या KH/CH² होगा। H+ की कंसंट्रेशन निकालनी है तो ये है, ये फार्मूला KH √KH × C, ये H+ की कंसंट्रेशन इसमें निकल आएगी। pH का फार्मूला क्या होगा, इसकी हमें अगर हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट करते हैं, और कौन सा साल्ट है इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का साल्ट है, उसका अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो pH क्या होगी, 7, क्योंकि 7 में से कम आ रही है pH, तो 7 - 1/2 pKb। या pKb क्यों लिया, क्योंकि ये जो है जो वीक बेस है, यहाँ पर वीक बेस है तो बेस का ही तो आएगा यहाँ pKb, यहाँ एसिड तो है नहीं, तो pKb + log C, ठीक है, pKb + log C ये हुआ, क्योंकि वीक जो बेस की क्या है, pH का फॉर्मूला यही तो है, ठीक है, वो 7 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। साल्ट कौन सा है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, तो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा। ये एनायनिक और कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस अभी बताता हूँ क्या होता है। तो इसमें pH 7 से ज़्यादा होगी तो pOH क्या होगा, 1 pH 7 से ज़्यादा है तो pOH होगा 1 - 7 - 1/2 pKa + log C। pKa क्यों ले लिया, क्योंकि यह वीक एसिड है, एसिड के लिए Ka लेंगे, है ना, कॉन्स्टेंट pK लेंगे। pH निकालेंगे तो 7+ में आएगी, तो 7 + ½ pK log C, वो सीधी सी बात है। pOH निकालेंगे तो माइनस ही करेंगे ना, ठीक है। और pH निकालेंगे तो सीधी सी बात है, pH तो ज़्यादा आएगी ना, बेस के लिए pH ज़्यादा आती है, ठीक है। तो ये है साल्ट ऑफ
वीक एसिड और वीक बेस के लिए अगर देखेंगे तो इसमें दोनों कैटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। तो इसके लिए KH की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, KW/Ka इंटू KB होगा, ये याद रखना है। pH की वैल्यू क्या होगी, 7 + 1/2 Ka माइनस KB, ये फॉर्मूला याद रखना। pH ये किसके लिए है, वीक एसिड और वीक बेस के लिए 7 + 1/2 pKa माइनस pKb, ये है। H+ की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो क्या होगी, ये है H+ कंसंट्रेशन KW इंटू Ka/KB, ठीक है, ये है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट देख लेते हैं, और आयनिक प्रोडक्ट एसिड बेस टाइट्रेशन, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये देखो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस बता देता हूँ। हाइड्रोलाइसिस ये क्या होता है, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, जैसे कि ये इसमें क्या होता है, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, वीक जो है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस लेंगे, है ना। तो एक मिनट, हाँ, जैसे कि हमने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का साल्ट, वीक बेस क्या होगा NH4OH, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हुआ HCl, ये है, ठीक। इसका साल्ट क्या बनेगा, NH4Cl है। तो इसका हम जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे H2, तो ये H2 तो H+ और OH नेगेटिव में टूटेगा, तो इसमें क्या है NH4+ और ये Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो अब ये क्या होगा कि ये इसमें क्या है, जो ये जो कैटायन है, कैटायन क्या है, OH को क्या है अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या बना लेगा NH4OH। तो क्या वीक बेस बन गया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण से यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। तो इसे क्या बोलेंगे, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि इसने यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस का रोल किसने किया, कैटायन ने किया है। और दूसरा अगर हम देखें कि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, जैसे CH3 इसका साल्ट है इसका, है ना, जैसे CH3COOH ये वीक एसिड है, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, CH3COONA। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे H2 के साथ, तो क्या होगा, सीधी इस पर CH3COO नेगेटिव और ये Na+ में टूटेगा, और ये H+ और OH नेगेटिव में टूटेगा। अब यहाँ जो एनायन है, एनायन जो है वीक एसिड और वीक बेस ही काम करेंगे, तो एनायन जो है एनायन जो है H+ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बढ़ जाएगी, तो उस कारण से क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा, समझे। तो देखो जैसा कि हमने देखा है, देखो वही बात आ गई ना, कैटायनिक जो होगा, कैटायन क्या करेगा, H+ OH नेगेटिव को अपने पास लेगा, तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो pH जो है 7 से कम हो जाएगी, समझे ना, ठीक है, वो सेम रूल है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट KSP इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A, ये क्या सॉल्युबिलिटी है, कंसंट्रेशन ऑफ A+ और B नेगेटिव, कोई भी जो है आयन में टूट रहा है, ठीक है, तो A+ कि ये कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे AB है, AB किस में टूटेगा, A+ और B नेगेटिव में, ठीक है, ये टूट रहा है, और इसकी जो है मोल A की कोफिशिएंट एक ही लगा देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसकी जो है कैसे देखते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है, देखेंगे अभी। तो इसका केस पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ A इंटू सॉल्युबिलिटी ऑफ B, ये सॉल्युबिलिटी है S, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो KSP आ जाएगा, ये याद रखना है। तो देखो जैसे एक एग्जांपल इससे समझ जाएंगे, X2Y है, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर हम इसे सॉल्युबल करेंगे तो ये क्या है, किस में टूटेगा, ये जो कोई भी जो है साल्ट है, ये या कोई भी एसिड या बेस है, ये किस में टूटेगा, दो उसमें टूटेगा, हाइड्रोलाइसिस या फिर हाइड्रोलाइसिस करने पर, या फिर किसी के अंदर एक्वस मीडियम के अंदर डालने पर तो सॉल्युबल होगा, तो 2K+ और इसमें टूटेगा। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी किसकी, इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दो हैं इसके, तो ये 2S मोल बनाएंगे, ये S, ये क्या सॉल्युबिलिटी है। तो KS पे क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा विद स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट
इन द पावर, तो के एस पी क्या होगा, ये इसका क्या 2s, तो पावर क्या लग जाएगी 2, और ये क्या है एस, तो के एस पी क्या होगा 4s क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 2 2 जा 4, 4s स्क्वायर प्लस s, तो 4s क्यूब आ जाएगा। समझे कैसे आया, समझे ना, नहीं समझे? देखो ये के x2y है, ये किस में टूटेगा, जैसे जैसे वैसे ही देख लेते हैं, H2O है ना, ये किस में टूटेगा, मतलब ऐसे ही समझ रहा हूँ, ये इसका कोई एग्जांपल नहीं है, तो ये किस में टूटेगा 2H प्लस प्लस O नेगेटिव में, ऐसे ही तो टूटेगा ये, है ना, O नेगेटिव में ऐसे ही तो टूटेगा, तो ये 2 जो है इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, और 2s मोल बनेंगे, इसके s मोल बनेंगे सॉल्युबिलिटी के अंदर, तो इस प्रकार से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, वही जैसे जैसे QC होता है, क्वोशिएंट ऑफ रिएक्शन, हमने केमिकल के अंदर देखा था, केमिकल रिएक्शन अगर पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम तब आपको ये समझ में आएगा, तो वो पहले पढ़ना है, वैसे यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा, इतना बड़ा नहीं है। IP क्या है, आयनिक प्रोडक्ट है, ये किसका है, ये उसी की तरह होता है KSP की तरह, लेकिन ये किसी भी टाइम पर हो सकता है आयनिक प्रोडक्ट, ये प्रेशर वॉल्यूम और मोल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज कर देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे तो आयनाइजेशन आयनिक प्रोडक्ट जो है चेंज हो जाएगा, ये वेरीज करता है, ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान भी चेंज हो सकता है आयनिक प्रोडक्ट, लेकिन KSP जो है डिपेंड रहता है, एट इक्विलिब्रियम पर ही रहता है, KSP डू नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर वॉल्यूम एंड मोल, नंबर ऑफ मोल, लेकिन डिपेंड करता है केवल टेम्परेचर पर। KSP ये क्या है, KSP एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहता है, वैल्यू ऑफ रिमेन कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, डिफाइन फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ओनली, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि जो इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम पर ही डिपेंड रहता है, ठीक है। तो IP यानी आयनिक प्रोडक्ट और KSP इक्वल है, तो मतलब सैचुरेटेड है सॉल्यूशन, यानी कि इक्विलिब्रियम में है सॉल्यूशन। IP अगर कम है KSP से, KSP ज़्यादा है, तो मतलब अनसैचुरेटेड है सॉल्यूशन, ठीक है, अनसैचुरेटेड है। लेकिन जैसे थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है IP, तो वह क्या प्रेसिपिटेशन हो जाता है उस सॉल्यूशन के अंदर, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर अगर IP थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है। यही मेन बात है, इसी की क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो है मेन जो है ये है। तो कंडीशन क्या है, स्टार्ट प्रेसिपिटेशन के लिए IP थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा, तो थ्रेशोल्ड जो वैल्यू क्या होगी, अगर IP और KSP बराबर है, उससे थोड़ा सा भी जैसे ही IP ज़्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन का इक्वल वॉल्यूम है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन है मिक्स सॉल्यूशन की, तो M1/2 हो जाएगी, और दूसरी जो कंसंट्रेशन है M2/2 हो जाएगी, यहाँ 2 है, ठीक है, M2/2 हो जाएगी, ये है। ये कैसे होगा वो देखते हैं। मेन जो है हमें याद रखने वाला वो ये है, ठीक है, या तो सारे रखनी है, बहुत कम में हमने बताया है। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन इज ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन, अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं ऑफ एन एसिड या फिर बेस बाय न्यूट्रलाइजिंग इट विद ए सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। नोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हम एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करके उसकी जो है क्या कंसंट्रेशन पता लगा सकते हैं, कंसंट्रेशन क्या है उसकी कंसंट्रेशन पता लगा सकते हैं। प्रिंसिपल किस पर आधारित है, न्यूट्रलाइजिंग पर। एसिड प्लस बेस है, वो क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस बराबर रहेंगे इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो इक्वल रहते हैं। तो M1B1 इक्वल टू M2B2, ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है, स्टार्टिंग में भी देख लिया, तो यहाँ भी देख लेते हैं। इसके कितने मोल हैं, और ये मोल ही तो हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस इक्वल है, तो उसमें हमने कितने अमाउंट में उसकी जो है कंसंट्रेशन है वो पता लगेंगे, क्योंकि जैसे ही हम उसमें के अंदर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है, वो हमने देख चुके हैं पहले ही। तो ये मोल तो क्या कांस्टेंट रहेंगे, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो किसी की M1B1 इक्वल टू M2B2 रहेगा, किसके लिए, ये इक्विलिब्रियम के लिए है, साल्ट बनाने के लिए मोल ऑफ जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है इक्वल रहेंगे। तो फॉर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या होगा, pH क्या का फॉर्मूला माइनस log ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन होता है। फॉर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pH क्या है, ये रहे जो हमने देख चुके हैं कि वीक एसिड के लिए pK प्लस log साल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड।
और POH क्या होगा, PKB प्लस लॉग साल्ट की कंसनट्रेशन ऊपर बेस की कंसनट्रेशन। तो PK और POH जो ये है हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो इंडिकेट करते हैं, ये बफर सॉल्यूशन की तरह होते हैं। जैसे मिथाइल ऑरेंज है, ये कलर चेंज करता है किस रेंज में, 3.1 से 4.5 की pH के अंदर ये कलर चेंज करता है। इसका फॉर्मूला MeOH होता है, मिथाइल ऑरेंज का मिथाइल हाइड्रोक्साइड ही होता है। ये एक बीक बेस होता है, ठीक है, बीक बेस होता है। मिथाइल ऑरेंज जो है येलो कलर शो करता है बेस के अंदर, और रेड कलर शो करता है एसिड के अंदर। एसिड के अंदर Me प्लस OH नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। और फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर बीक बेस एक इसमें यूज किया जाता है, इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बीक बेस। यहाँ क्या लिखना था हमें, यूज्ड फॉर लिखना था, है ना। यहाँ एक जगह यूज्ड फॉर, यूज फॉर यूज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बीक बेस। और ये क्या है, फिनोप्थेलिन जो है PHH जो है, pH जो है कलरलेस होता है, PHH जो है कलरलेस होता है, लेकिन पिंक होता है pH नेगेटिव H प्लस बेस के अंदर, ठीक है। वैसे कलरलेस होता है, बेस के अंदर पिंक होता है फिनोप्थेलिन। और किसके लिए, बीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। यहाँ बीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और बीक बेस। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो मिथाइल ऑरेंज, और बेस स्ट्रॉन्ग है तो फिनोप्थेलिन, ये याद रखना है। तो सीधी सी बात है, उसके अपोजिट में बीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बीक एसिड होगा। ये इसमें हम इंडिकेटर्स के जरिए हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। आयनिक इक्विलिब्रियम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया है। अभी हम नेक्स्ट जो है क्या करेंगे, PYQ करेंगे, PYQ प्लस कुछ MCQ भी कर लेंगे, ताकि ये चैप्टर अच्छे से और क्लियर हो जाए। और ये किसके, बोथ केमिकल एंड आयोनिक दोनों के कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।